जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस शानदार डिफेंस वाला चैनल पे। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ दोस्तों तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से बात करूंगा। पहला विषय रहेगा बहुत ही बहुचर्चित रफाल प्लेन्स। तो आपने रिसेंटली सुना होगा कि भारत सरकार ने रफाल बनाने वाली कंपनी के ऊपर पेनल्टी इंपोज करी है। तो हम लोग जानेंगे कि एग्जैक्टली किस कंपनी के ऊपर पेनल्टी इंपोज हुई है और क्यों इंपोज हुई है। दूसरी बात जो मैं आपसे करूंगा वो करूंगा कि भारत ने टर्की के साथ डिफेंस डील करी, जिसके तहत अब टर्की से भारत जो है वो लेने वाला है मिनी ड्रोन्स। तो ये मिनी ड्रोन से क्या फायदे होंगे इसके बारे में बात करेंगे, क्या भारत को एडवांटेज होगा ये जानेंगे हम लोग। और तीसरी इंपॉर्टेंट डिफेंस अपडेट आपके लिए ये है कि भारत जैसे S-400 डिफेंस सिस्टम का डील रशिया के साथ किया था और उसके हम लोग को डिलीवरी मिलना चालू हो चुकी है। अब नेक्स्ट डिफेंस जो डील पॉसिबल है रशिया के साथ वो है इग्ला एस मिसाइल सिस्टम को लेकर। तो ये इग्ला एस मिसाइल सिस्टम क्या है इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस डील के बारे में, रफाल के बारे में पहले बात करता हूं। तो एज यू कैन सी, इस टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल में, मीडिया में ये आर्टिकल निकला था और वहां यही बताया गया कि भारत सरकार ने पेनल्टी इंपोज कर दी है। क्यों? क्योंकि ये जो रफाल बनाने वाली कंपनी है उसने ऑफसेट्स डिले किए हैं। अब ये ऑफसेट डिले क्या होते हैं इसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। पर पहले जान लेते हैं एग्जैक्टली न्यूज में क्या आया है। देखिए, भारत ने 36 फाइटर जेट्स प्लेन लेने की बात करी थी फ्रांस से। ये कंपनी कौन है जो ये फाइटर जेट्स बना रहा है रफाल? वो है डसाल्ट एविएशन, राइट। डसाल्ट एविएशन ये कंपनी है। अब क्या हुआ कि हमने ये 59,000 करोड़ के आसपास की डील करी, ठीक है। लेकिन ये जो कंपनी इसमें इन्वॉल्व थी, जो वेपन्स फिट कर रही थी, जो मिसाइल फिट कर रही है रफाल के अंदर, वो थी एमबीडीए। अब ये एमबीडीए क्या है? एमबीडीए इज नथिंग बट ये एक यूरोपियन मल्टीनेशनल कंपनी है एक तरीके से। कई सारे कंपनीज का ये ज्वाइंट वेंचर है, जैसे एयरबस इसमें इन्वॉल्व है, लियोनार्डो इसमें इन्वॉल्व है। तो ठीक है, इसलिए इसको शॉर्ट में हम एमबीडीए बोल रहे हैं। तो ये एक यूरोपियन मल्टीनेशनल कंपनी है जो ये मिसाइल्स एंड एक्सेट्रा वेपन्स बनाती है, ठीक है। अब होता क्या है मैं आपको बताता हूं ऑफसेट क्लॉजेस में, बट उससे पहले डिफेंस मिनिस्ट्री ने यहां पर ये सिर्फ हमको इन्फॉर्म किया है कि हमने पेनल्टी इंपोज कर दी है। किसके ऊपर? इस वेपन बनाने वाली कंपनी एमबीडीए के ऊपर। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑफसेट ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं किया है। तो चलिए जानते हैं इन डिटेल कि ये ऑफसेट ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं, ठीक है। देखिए, भारत की ऑफसेट पॉलिसी ये कहती है, और आपके बेसिक जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि जब भी कोई इस तरह की डील्स होती हैं, जब भी कोई डिफेंस डील होती है, आप किसी फॉरेन कंपनी से डिफेंस डील कर रहे होते हैं, तो जितने भी अमाउंट की डील होती है, ठीक है, उसका कुछ परसेंट अमाउंट ऑफ मनी उस कंपनी को, उस फॉरेन कंपनी को आपके देश के अंदर ही इन्वेस्ट करना होता है, ताकि आपके देश के अंदर ही इंडिजिनस कैपेबिलिटीज बढ़ाई जा सकें, कि आपके देश के अंदर ही वो सारे वेपन्स बन सकें। तो आपके देश की इंडिजिनस कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये ऑफसेट क्लॉजेस जनरली लगाए जाते हैं। भारत की ऑफसेट पॉलिसी ये कहती है कि जितने भी अमाउंट की डील है, ठीक है, अगर वो 300 करोड़ रुपीस से ज्यादा की डील है तो एटलीस्ट 30% पैसा उस डील का कंपनी को हमारे देश में इन्वेस्ट करना पड़ेगा कुछ साल तक, ठीक है। रफाल की डील की बात करें तो 50% का यहां पैसा डिसाइड हुआ था। इसका मतलब यह है कि अगर 60,000 करोड़ की डील है लगभग लगभग ये, तो इस कंपनी को 30,000 करोड़ रुपए ओवर द पीरियड ऑफ 7 ईयर्स, यहां पर 7 सालों के अंदर उसको भारत के अंदर ही इन्वेस्ट करना था, ठीक है, ताकि भारत की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटीज हैं उसको यहां पर इंप्रूव किया जा सके। तो आप इस ऑफसेट पॉलिसी को पढ़ सकते हैं कि इंडियाज ऑफसेट पॉलिसी स्टिपुलेट करती है कि ऑल कैपिटल परचेजेस, जितने भी आप परचेज कर रहे हैं इस तरह के अबव 300 करोड़, उसमें क्या होगा, जो फॉरेन वेंडर है, रफाल के इसमें एमबीडीए है, डसाल्ट है, हैज टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 30% ऑफ द वैल्यू ऑफ द परचेज इन द कंट्री टू बूस्ट द इंडिजिनस कैपेबिलिटी, है ना, उस कंपनी के इंडिजिनस कैपेबिलिटीज को बूस्ट करने के लिए। और अगर हम रफाल की बात करें तो यहां रफाल वाले केस में ये डील 50% की थी। अब यहां पर क्या ऑफेंस क्या हुआ है? देखिए, ऑफेंस यहां पर यह हुआ है कि यह डील 2016 में हुई थी, ठीक है। अब 2016 में हुआ तो इमीडिएटली सारा पैसा ये जो कंपनी है वो अपने साथ बाहर नहीं ले जा सकती भारत से, ठीक है, उनको ऑफसेट पॉलिसी को फुलफिल करना पड़ता है। 7 साल का यहां पर ये स्ट्रेच था इस ऑफसेट पॉलिसी का, यानी 30,000 करोड़ रुपए लगभग लगभग इस कंपनी को 2023 तक भारत के अंदर इन्वेस्ट करने थे, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, कंपनीज को 3 साल का ग्रेस पीरियड मिलता है। इमीडिएटली आपको इन्वेस्ट करना शुरू नहीं करना है, डील होते ही 3 साल का आपको ग्रेस पीरियड मिल जाता है, यानी इस कंपनी को 2019 तक का ग्रेस पीरियड मिला। अब 2019 के बाद अब इनके पास 4 साल है, इस 4 साल के अंदर उनको लगभग 30,000 करोड़ रुपए भारत के अंदर इन्वेस्ट करने हैं फेजेस में।
ठीक है। तो चूंकि ये डिले हुए हैं, ऑफसेट ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने में यहां पर डिले हुआ है इस कंपनी के द्वारा, इसलिए भारत सरकार ने इस पर्टिकुलर एमबीडीए कंपनी के ऊपर पेनल्टी इंपोज कर दी है। तो आई होप नाउ दिस इज क्लियर कि ये आपकी पेनल्टी क्यों इंपोज हुई है। ये एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस अपडेट था रफाल को लेकर, ठीक है। अब यहां देखिए, हमको 36 रफाल प्लेन की डील थी, 32 प्लेन ऑलरेडी मिल चुके हैं और उम्मीद यह है कि फरवरी 2022 तक हमारी सारी डिलीवरी हो जाएगी और जो हमको आखिरी रफाल प्लेन मिलेगा उसमें सबसे ज्यादा टेक्निकली एडवांस्ड वो रफाल प्लेन हमारा होगा, ठीक है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट था जो हमको इंडियन एयरफोर्स ने दिया। अब इस रफाल प्लेन की बहुत ज्यादा बातें जो हैं वो लास्ट ईयर जुलाई से शुरू हो गई थी, 2020 के आसपास, है ना, 2020 जुलाई से। क्यों? क्योंकि हमें 29 जुलाई 2020 को रफाल का पहला बैच 5 रफाल प्लेन हमको मिल गए थे। आप पिक्चर देख सकते हैं, ये भी रफाल 5 रफाल इंडिया आ रहा है, तो लगातार इस पे कवरेज भी मीडिया दे रहा था। और जब ये अंबाला के एयरबेस स्टेशन पे लैंड किए हैं तो पूरे देश में पूरा मीडिया ही इसको कवरेज दे रहा था, ठीक है। ये काफी बड़ी बात है। ऐसा क्यों है, रफाल में ऐसी क्या खास बात है, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो पहला बैच जो है हमको रफाल का वो 29 जुलाई 2020 को मिला, ठीक है। फ्रांस का एयरबेस है बूरदा, वहां से ये फ्लाई किए थे और अंबाला एयरबेस स्टेशन पे उतरे। इंटर गवर्नमेंटल डील है, यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है, ध्यान रखिएगा। और 2 प्रकार के हमने रफाल्स यहां पर लिए हैं, खरीदे हैं। कौन कौन? एक तो है हमारा सिंगल सीटर, ठीक है, सिंगल सीटर है, ठीक है। और फिर उसके बाद दूसरा है हमारा ट्विन सीटर, 2 सीटर प्लेन्स, ठीक है ना। ये 2 तरह के प्लेन्स हमको यहां पर मिले हैं, हमने खरीदे हैं। अब ये जो ट्विन सीटर प्लेन है, ये जो डील है ना अपनी रफाल की, इसको हमारे, आप देखिए, एयरफोर्स के चीफ एयर मार्शल थे, उनका नाम है आरकेएस भदौरिया। तो उनके नाम के जो इनिशियल्स हैं वो इस ट्विन सीटर प्लेन पे लिखे हैं। आरबी इनके इनिशियल्स हो गए ना, आर और बी, तो ये इनिशियल्स जो है ये इस ट्विन सीटर प्लेन्स क्यू में आपको मिलेंगे, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, जब ये प्लेन्स इंडिया आए थे, रफाल प्लेन्स जब इंडिया लैंड किए, तो इनको चलाने के लिए गोल्डन एरोज नाम की जो विंग थी उसको यहां पर दोबारा लाया गया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, यू कैन रीड, द फर्स्ट जेट्स कंप्राइज द रिजरेक्टेड नंबर 17 गोल्डन एरोज। अब ये गोल्डन एरोज के बारे में आपको बताऊं, ये गोल्डन एरोज वही है जिसको 1951 में रेस किया गया था, और गोल्डन एरोज वही है जो कारगिल वॉर में पार्टिसिपेट किया था। गोल्डन एरोज वही है जिन्होंने मिग 21 को उड़ाते थे। अब जब से हमने मिग 21 को फेज आउट कर दिया है तो गोल्डन एरोज भी फेज आउट हो गई। लेकिन जब हम जेट रफाल को लेके आए हैं तो रफाल को उड़ाने के लिए दोबारा से इस गोल्डन एरो को लेके आया गया। दैट इज वाई यहां पर लिखा है फर्स्ट जेट्स कंप्राइज द रिजरेक्टेड, ठीक है ना, दोबारा उनको वापस लाया गया। सो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब रफाल की बात करें तो ये एक 4.5 जनरेशन का रफाल प्लेन है, एयर फाइटर प्लेन है। ये 4.5 जनरेशन का मतलब क्या होता है, इसको जरा समझेंगे। देखिए, ये 4.5 जनरेशन, 5 जनरेशन, इन सबको हम लोग डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेल्थ। किस बेसिस पे? स्टेल्थ के बेसिस पे। अब स्टेल्थ का मतलब यहां पर सिंपली ये है, एक तरह से समझने के लिए बता रहा हूं आपको, कि क्या कैपेबिलिटी है इनकी रडार से बचने की, ठीक है। तो अगर आप रडार से, जैसे 5th जनरेशन की बात करें तो दुनिया में कुछ चुनिंदा कंट्रीज के पास ही 5th जनरेशन प्लेन्स हैं, फाइटर प्लेन्स हैं। जैसे कि हम बात करें F-22, ठीक है ना, जो अपना F-22 रैप्टर है, आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये है आपका F-22 रैप्टर, यूएसए का है ये, ठीक है ना। F-22 रैप्टर ये यूएसए का है। इसको इनफैक्ट पाकिस्तान ने भी खरीदा था। पाकिस्तान के पास F-16 है, ठीक है, F-16 है, ठीक है। सिमिलरली आप ये देख रहे हैं, ये है J-20, ये है J-20, ठीक है, ये है J-20 चेंगड़ू। तो बात ये है कि ये दोनों प्लेन्स क्या है, ये दोनों ही प्लेन्स 5th जनरेशन प्लेन्स है। F-35 भी 5th जनरेशन प्लेन है। बट पॉइंट इज, क्या हमारे पास जो रफाल आया है वो 4.5 जनरेशन है? क्या ये प्लेन्स, क्या ये हमारा रफाल इनफ है इन हमारे पड़ोसी मुल्कों से लड़ने के लिए, ठीक है ना। जैसा भी आपने देखा था, चाइना से हमारे टेंशन लगातार बने रहते हैं। तो क्या ये इनफ है कि हम अपने इस रफाल से इनको लड़ सकते हैं? तो अभी रिसेंटली, मेरे ख्याल से नॉट रिसेंटली पर 2009 की बात है, जहां पर एक इवेंट हो रहा था। तब हमारे पास रफाल तो थे नहीं, लेकिन रफाल ने एक उस पर्टिकुलर डेमो में, या फिर हम कह सकते हैं ना, एक ट्रायल चल रहा था। तो उसमें क्या क्या हुआ था, रफाल ने बहुत ही इजीली F-22 रैप्टर को लोकेट कर लिया था, ठीक है ना, लोकेट कर लिया था। ये जबकि 5th जनरेशन का प्लेन है, ये 4.5 जनरेशन का है। तो
ये जो क्लेम हो रहा है ना कि ये 5th जनरेशन है, रडार के अंदर कैप्चर नहीं होगा, नहीं लोकेट कर पाएगा, ऐसा शायद नहीं हुआ, क्योंकि 2009 में जो इवेंट हुआ था वहां इन ट्रायल्स में ऐसा देखा गया कि रफाल ने इजीली F-22 को उस वक्त ही लोकेट कर लिया था। ठीक है, तो हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट कैपेबिलिटीज के एयर फाइटर्स हैं। और J-20 चेंगड़ू की बात करें, 5th जनरेशन काफी ज्यादा ये फेमस है, और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जो J-20 चेंगड़ू है ये एक तरह से सिमिलर कॉपी बना दिया गया है F-22 का। तो अगर रफाल ने F-22 को लोकेट कर लिया तो जे चेंगड़ू भी किसी खेत की मूली नहीं रहा गया। भारत के लिए J-20 भी इजीली है। तो हमारे पास अगर इस तरह के 36 विमान आ चुके हैं या आने वाले हैं, 32 आ चुके हैं, 4 और बचे हैं, तो हम इजीली अब चाइना से कहिए, पाकिस्तान से कहिए, हम अपने पड़ोसी मुल्कों से एकदम तैयार हैं लड़ने के लिए। ठीक है, तो भारत अब वो भारत नहीं रह गया है ना, कि हम पहले छुप के रहे, दब के रहे। देखिए एग्जाम्पल भारत ने रखा सामने कि अगर कुछ यहां पर ऑफेंस हुआ, कुछ डिले किए हैं ऑफसेट ऑब्लिगेशंस में, तो इंडिया ने तुरंत यहां पर पेनल्टी इंपोज कर दी। ये नहीं देखा कि फ्रांस हमको दे रहा है, फ्रांस क्या कहेगा, फ्रांस ये डील कैंसिल कर देगा, इस चीज का भारत को कोई भी डर यहां पर नहीं था। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी पूरी बात समझ में आई। और ये जो कंपैरेटिव स्टडी है J-20 चेंगड़ू, F-22 रैप्टर, इन सबसे भी आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो जनरेशन जो हम बोल रहे हैं ना, 4.5 जनरेशन, 5th जनरेशन, ये सिंपली इस बेसिस पे होता है कि वो प्लेन रडार के अंदर कितनी आसानी से फंस रहा है या नहीं फंस रहा है। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए एक और न्यूज आइटम जो हमें डिस्कस करना है वो ये कि अंकारा, मतलब यहां टर्की हो गया, रेडी टू एक्सपोर्ट ड्रोन्स यानी UAVs टू न्यू दिल्ली, मतलब इंडिया। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो रहा है, चलिए इसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए ये आपको ट्विटर पे दिखेगा, ये आप जो फोटोज देख रहे हैं ये फोटो है उस पर्टिकुलर ड्रोन की, यहां भी आप देख सकते हैं, ये सारी फोटोज आप देख रहे हैं। ठीक है, ये आप एक बड़ी फोटो देख सकते हैं किस तरह से। अब ये क्या है, ये छोटे छोटे, ये बहुत मिनी ड्रोन्स हैं। ठीक है, ये बहुत ही मिनी ड्रोन्स हैं, इनको बोला जा रहा है मल्टी रोटर मिनी ड्रोन्स, मल्टी रोटर मिनी ड्रोन्स, और इनका नाम आप देखोगे तो ZCQM मल्टी रोटर मिनी ड्रोन्स। अब ये बहुत ही छोटे ड्रोन्स हैं। छोटे ड्रोन्स का फायदा ये होता है कि बिना जल्दी से ये किसी भी रडार में आए जाके ये पूरी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं और वापस आ सकते हैं। तो इस तरह के ड्रोन्स जो है भारत यहां पर लेने वाला है टर्की से। एज यू कैन रीड, टर्की की एक कंपनी है जिसका नाम है Zyron Dynamics। अब इस कंपनी के साथ उन्होंने ऑफर किया है UAV सॉल्यूशंस, यानी उन्होंने ड्रोन्स दिए हैं जिसमें उन्होंने बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, और वो हमको ZCQM मल्टी रोटर मिनी ड्रोन्स दे रहे हैं। ठीक है, और बिफोर द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर ईयर यहां पर Zyron जो है वो हमको फर्स्ट मिनी मल्टी रोटर ड्रोन दे देगा, और फिर उसके बाद सब्सिक्वेंट डिलीवरीज जो है वो हमको 2022 तक होती रहेंगी। ठीक है, नियरली हमको 100 ड्रोन्स यहां मिलने का प्लान है, 100 ड्रोन्स टर्की हमको बेचने वाला है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। वहीं की जो एजेंसी है जिसका नाम है अनाडोलू एजेंसी, वो इसने ये बात रिपोर्ट करी है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या होता है, जब इस तरह की डिलीवरीज होती हैं किसी फॉरेन कंपनीज के साथ, तो आपको एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट मिलना जरूरी है कि हाँ, ये सर्टिफिकेट दिया जाता है कि हाँ पूरी क्वालिटी एटसेट्रा सब कुछ यहां पर देखा गया है, और उसको बोलते हैं हम लोग इंटरनेशनल मिलिट्री सर्टिफिकेशन। तो ये जो कंपनी है उसने इस IMC को ऑब्टेन कर लिया है, और भारत को अब ये मिनी ड्रोन्स देने को तैयार है। तो आई होप ये बात समझ में आ गई। लास्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, वो ये कि देखिए नेक्स्ट बिग डील कुड बी फॉर इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। तो दिमित्री शुगेव ये इन्होंने ये बात अपडेट करी है कि भारत के साथ रशिया की जो अगली बड़ी डील है वो इग्ला एस मिसाइल सिस्टम को लेकर हो सकती है। चलिए इसके बारे में जानते हैं कि यहां पर क्या पॉसिबिलिटी और है। आप ये रिसेंटली यहां पर 6 दिसंबर को भारत की मिलिट्री एक तरह से एग्रीमेंट्स हुए थे विद रशिया, 28 एग्रीमेंट लगभग हुए थे, MOU साइन हुए थे। ठीक है, उनमें से जो मोटे मोटे मैं आपको बताऊं, जो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक चर्चा हुई थी AK-203 असॉल्ट के ऊपर। ठीक है, असॉल्ट राइफल्स के ऊपर, इसके ऊपर चर्चा हुई थी। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट की बात हुई थी जहां पर हमको S-400 डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी मिलना शुरू हो गई थी। ठीक है, S-400 ट्राइम्फ एयर डिफेंस सिस्टम की रिसीविंग मिलना स्टार्ट हो गई थी। तो आपको पता है S-400 एयर सिस्टम क्या ही है, उसमें हम लोग देखेंगे एयर डिफेंस सिस्टम है ये भी, है ना। पहले उसमें रडार होता है उस डिफेंस सिस्टम के अंदर, फिर उसमें फायरिंग की बात भी आती है कि हाँ पहले रडार में आएगा फिर आप फायर कर सकते हैं। तो हमने ये S-400 सिस्टम रशिया से लिया है। ठीक है,
हमने अभी रिसेंटली AK-203 असॉल्ट राइफल्स की बात भी रशिया से करी है। तो अब यहां पर दिमित्री का कहना यह है कि भारत की जो अगली डील है वो रशिया के साथ हो सकती है इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस के ऊपर। क्या है ये, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं ना। एज यू कैन सी यहां पर ये आदमी खड़ा हुआ है और ये अपने कंधे के ऊपर इस तरह से ये पकड़े हुए हैं और यहां से मिसाइल को दागा गया है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको और बेटर दिखाऊं तो ये है कुछ जिसको हम लोग बोलते हैं इग्ला एस मिसाइल सिस्टम। ठीक है, ये मैन पोर्टेबल सिस्टम है जहां पर एक तरह से आप अपने कंधे पर रख के इसको फायर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से लास्ट रिजॉर्ट होता है। अगर आपकी जो ट्रक से थ्रू आप मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं, आप कहीं और से लॉन्च कर रहे हैं, वो खत्म हो जाए तो फाइनली आप लास्ट में इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर। तो इग्ला एस मिसाइल है क्या? इग्ला एस मिसाइल ये एक तरीके से हमारा नेक्स्ट डील जो इंडिया रशिया के बीच में है वो इस मिसाइल के ऊपर होगा। मैं आपको बताऊंगा इस मिसाइल के बारे में, लेकिन भारत की ये मिसाइल की लेकर चर्चा रशिया से आज से 11 साल पहले शुरू हो गई थी, 2010 में ही। तो अक्टूबर 2010 में ही हमने क्या किया था, इंडिया ने इस पर्टिकुलर मिसाइल के लिए कंटेंडर निकाल दिए थे। बहुत सारे कंटेंडर्स आए कि ठीक है, हम भारत से हम ये डील लेना, हम ये प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं, यानी भारत को हम इग्ला एस मिसाइल देंगे। इससे बहुत सारी कंपनीज आई थी, जैसे कि देखिए रशिया की एक कंपनी है जिसको बोलते हैं रॉसबॉन्ड एक्सपोर्ट, रॉसबॉन्ड एक्सपोर्ट। ठीक है, उसके अलावा फ्रांस की कंपनी, अभी मैं आपको बात डील कर रहा था, MBDA। सिमिलरली स्वीडन की कंपनी है सैब। ठीक है, ये सारी कंपनीज ने क्या किया था, चाहा था कि हमको ये प्रोजेक्ट भारत का मिल जाए, हम भारत को ये सब सप्लाई कर सके। इसमें फाइनली जो जीतता है वो कौन जीतता है, रशिया का रॉसबॉन्ड एक्सपोर्ट। ठीक है ना, तो रशिया हमको अब ये दे रहा है। अब जब ऐसा हुआ, जब इस पूरे डील में रशिया को विनर डिक्लेयर कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है बाकी जो कंट्रीज थे वो यही कह रहे थे कि आपने हमारे साथ गलत तरीके से डील किया है, मतलब दिस इज नॉट द रे। हाँ, यहां पर गलत तरीके से रॉसबॉन्ड एक्सपोर्ट को डील दे दी गई है। तो रशिया का जो इग्ला एस है, ठीक है, रशिया का जो इग्ला एस बिड है उसको डिक्लेयर कर दिया गया था कि भैया चूंकि वो लोएस्ट बिडर है इसलिए उसको हम यहां पर इस कंपटीशन में विनर बना रहे हैं और वही हमको इग्ला एस मिसाइल यहां पर देंगे। अब ये इग्ला एस है क्या, देखिए इग्ला एस बेसिकली ये एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोल रहे हैं मैन पैड्स। मैन पैड मतलब मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। अब ये डिजाइन किया गया है कैसे आप क्या करेंगे, फॉर काउंटरिंग लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स, जो बहुत ही नीचे एयरक्राफ्ट उड़ रहे होते हैं उनको काउंटर करने के लिए होता है। ठीक है, एक तरह से मैंने बताया ना आपको, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। आपके बाकी सारे जो सिस्टम्स है, डिफेंस सिस्टम है, वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कैपेबल है, सिर्फ इतना ही से नहीं, वो छोटी मोटी चीज नहीं है ये इग्ला एस मिसाइल सिस्टम। इनफैक्ट ये हर तरह की डिफेंस एक्टिविटीज को यहां एंगेज कर सकती है। ठीक है ना, कोई भी चीज, ऑल टाइप्स ऑफ विजुअली ऑब्जर्वेबल एयरक्राफ्ट को ये क्या कर सकता है, एंगेज कर सकता है। चाहे हेलीकॉप्टर हो, चाहे एयरक्राफ्ट हो, चाहे दिन हो, एट एनी टाइम ऑफ द डे, मतलब रात भी होगी तो भी ये मिसाइल उस पर्टिकुलर आपके एनिमी हेलीकॉप्टर को, एनिमी एयरक्राफ्ट को ट्रेस कर लेगा। ये इसकी खास बात है इस पर्टिकुलर मिसाइल की, मतलब आप खड़े होकर इग्ला एस मिसाइल दागेंगे रात के अंधेरे में तो भी जाकर ये उस हेलीकॉप्टर को ट्रेस कर लेगा। ठीक है, ये काफी इसकी इस तरह से बातें हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इग्ला एस मिसाइल के बारे में भी, यहां पर ये मिसाइल किस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, हैव अ गुड डे।